ईरान के सामने बड़ी चुनौती अब बशर अल असद को बचाने की है। सीरिया में अगर बशर अल असद की सरकार नहीं बची तो हिजबुल्लाह तक उसकी सप्लाई लाइन ही पूरी तरह से टूट जाएगी और इसका सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा। और यही वजह है कि ईरान ने अपना सबसे खतरनाक कमांडर अब एक्टिव कर दिया है। सीरिया के नए बगदादी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। सीरिया की सेना 3 सूबे हार चुकी है। सवाल है कि दमिश्क कब तक बचा पाएंगे बशर अल असद? क्या सीरिया पर आईएसआईएस वाले आतंकी अपना कैलिफेट कायम कर लेंगे? तो जवाब ईरान से आया है कि सीरिया की खातिर मरते दम तक लड़ा जाएगा। खामेनेई का मैसेज है, सीरिया को आतंकियों के हवाले नहीं होने देंगे। जिस तरह 2017 में आईएसआईएस और अल कायदा को हराया, उसी तरह 2024 या 2025 में आईएसआईएस और अल कायदा को खत्म कर देंगे। और इसके लिए ईरान अपनाएगा सुलेमानी फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जिसने 2016 में आईएसआईएस को पुतिन के साथ मिलकर सीरिया में हरा दिया था। 23 फरवरी 2016 का यह वीडियो देखिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सीरिया में लड़ने वाले एक कमांडर की पोती को अपना कैफिए दिया। इसे सीरिया को लेकर एक बड़ा सिग्नल माना गया। साल 2017 में आईएसआईएस सीरिया में हार गया। अब 6 दिसंबर 2024 का यह वीडियो देखिए। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ठीक यही बात दोहराई जब भीड़ में सीरिया का यह शख्स खामेनेई का कैफिए मांगने लगा। खामेनेई का उस पर ध्यान गया और खामेनेई ने फौरन उसकी मुराद पूरी की। उन्होंने आसपास लोगों से कहा कि उनका कैफिए उतार कर उस शख्स को दे दिया जाए। कैफिए एक कपड़ा या कहें कि स्कार्फ होता है जो इजरायल के विरोध का प्रतीक और फिलिस्तीन के समर्थन की बड़ी निशानी माना जाता है। क्या सीरिया के शख्स को अपना कैफिए देना खामनेई का बहुत ही खतरनाक सिग्नल है? क्या कैफिए देकर खामनेई ने सीरिया को जिताने वाली कसम पूरी करनी शुरू कर दी है? आईएसआईएस का आतंकी जुलानी, जो अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम का कमांडर बना बैठा है, उसको हराने के लिए ईरान अब सीरिया में अपनी ताकत झोंकने जा रहा है। ईरान जानता है कि सीरिया अगर आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े आतंकियों का अड्डा बन गया तो उनका अगला टारगेट लेबनान में हिजबुल्लाह होगा, जो इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अब ईरान सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाए जो वो कर सकता है। جمهوری اسلامی ایران همیشه از سوریه حمایت کرده و خواهد کرد با تمام قوا و با هر آنچه که نیاز باشه و دولت سوریه از ما درخواست بکنه. अबू जुलानी और उसके 15,000 आतंकियों को रोकना इस वक्त बशर अल असद सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है, या कहें कि अब फर्क सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच का है। अगर हयात तहरीर अल शाम के आतंकी दमिश्क की तरफ बढ़े तो समझ लीजिए कि बशर अल असद को अपनी राजधानी छोड़कर जाना होगा, नहीं तो उनका बचना मुश्किल है। और ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो सीरिया का सबसे पक्का दोस्त माना जाता है। यही वजह है कि खामेनेई ने 2016 वाला कैफिए मैसेज अब 2024 में दिया है। ईरान अब कितनी गुना ताकत से सीरिया में आईएसआईएस और अल कायदा से लड़ेगा, वो तेवर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना कैफिए देकर दिखा दिया है।
सीरिया के मौजूदा हालात कैसे पूरे पश्चिम एशिया को जला सकते हैं और यह युद्ध कैसे सीरिया से निकलकर आसपास फैल सकता है, इसकी बहुत साफ साफ वार्निंग ईरान ने दे दी है। और इसमें सबसे बड़ी चेतावनी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए है, जिन्हें सीरिया के इस संकट का स्क्रिप्ट राइटर माना जा रहा है। اگر سوریه مأمن تروریست ها بشه با بازگشت داعش و دیگر گروه های تروریستی تهدید بزرگی رو برای منطقه ایجاد خواهد کرد و این تهدید حتما به سوریه محدود نخواهد ماند و به کشورهای همسایه سوریه مثل عراق، اردن و ترکیه تسری پیدا خواهد کرد. ईरान ने कहा है कि सीरिया का युद्ध अगर नहीं रुका और आतंकियों को नहीं हराया गया तो सीरिया का हर पड़ोसी जलेगा। इसमें इराक भी शामिल होगा, इसमें जॉर्डन और तुर्की भी जलेंगे, क्योंकि आईएसआईएस वाले आतंकवाद की चपेट में सब आएंगे। ستبادر محاولة لاجتماع عدد من الدول لعقد اجتماع عدد من الدول في بغداد لمناقشة الموضوع السوري والأوضاع الخطرة في سوريا، وسوف نقوم باتصالات دبلوماسية في سبيل الوصول إلى تفاهمات مع ممثلي هذه الدول. सीरिया में जो आतंकी संगठन एचटीएस इस वक्त कैंसर की तरफ फैल रहा है, उसका हयात तहरीर अल शाम कितना खतरनाक है, इसका वीडियो देखिए, जो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। 2015 में इसी के आतंकियों ने सीरिया के इस सैनिक को होम्स में एक टैंक से रौंद डाला था। इसके आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। گروه‌های تحریر الشام، جبهة النصره و بقیه‌ای که در سوریه مشغول جنگ با دولت سوریه هستند توسط سازمان ملل به عنوان تروریست شناسایی شدند. بنابراین این یک وظیفه بین‌المللی هست که با این تروریسم در سوریه مقابله بشه. ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم نباید تفکیک قائل بشه بین تروریست ها. इसी आतंकवाद को 2011 से 2017 तक चले युद्ध में हरा दिया गया था और उस युद्ध में जीत का सबसे बड़ा नायक ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को माना गया। तब रिपोर्ट्स थी कि जब बशर अल असद की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब ईरान की तरफ से जनरल कासिम सुलेमानी मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन से मिले और उन्हें इस बात पर राजी किया कि रूस अपनी वायुसेना की मदद दे, क्योंकि कासिम सुलेमानी के प्लान के मुताबिक आईएसआईएस और अल कायदा को हराया जा सकता है। सुलेमानी का प्लान देखकर पुतिन राजी हो गए और अपनी एयरफोर्स को सीरिया रवाना कर दिया। सितंबर 2015 में पुतिन की एयरफोर्स सीरिया पहुंची और एक साल तक लगातार बमबारी के बाद 2017 में सीरिया को आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े संगठनों से आजाद करा लिया। तब उन आतंकियों को तुर्की के बॉर्डर तक खदेड़ डाला गया था। बशर अल असद की वायुसेना ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की मात्रा 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए थे। पुतिन ने एक बार फिर अपनी एयरफोर्स को बमबारी की 100% आजादी दे दी है। पुतिन का इरादा साफ है, वो सीरिया के कब्जे वाले इलाकों को किसी भी कीमत पर फिर आतंकवादियों से आजाद कराना चाहते हैं। पुतिन के मिशन सीरिया के टारगेट पर इस बार हयात तहरीर अल शाम से ज्यादा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन है और पुतिन अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं है। इसकी वो तसल्ली बख्श गारंटी हमेशा देते रहे हैं। सीरिया में अल कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी इस एंटी टैंक मिसाइल बीजीएम-2 फायर कर रहे हैं।
ये मिसाइल तुर्की के रास्ते इन आतंकियों तक पहुंची है। अब नया खतरा यह है कि सीरिया का नया युद्ध ऐसी जंग होने जा रही है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन और खामनेई सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। The Syrian armed opposition, including HTS, has essentially been fighting a static war for the last 5 years. And the Syrian government has occasionally bombed or launched very small-scale incursions into these remaining armed opposition-controlled areas, but there hasn't been fighting of this scale. आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का वो कैंसर माना गया है जिसकी शुरुआत उत्तरी सीरिया में हुई, और इसको पैदा करने में तुर्की की बड़ी भूमिका रही है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग और लड़ाकों से लेकर तकनीक तक सब एर्दोआन की फौज ने सप्लाई की है। सीरिया में साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। क्या 2024 में ये नया युद्ध इससे भी दोगुना लोगों की जान लेना चाहता है? पुतिन भी जानते हैं कि HTS ने एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक दिया है। अलेप्पो से हमा की सड़कों तक जो भी वीडियो आ रहे हैं वो सीरिया के साथ कई देशों में दहशत पैदा कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि सीरिया में ISIS वाला वो दौर फिर लौटने वाला है। इस बार बदलाव के लिए वो HTS नाम लेकर सामने आया है। HTS सिर्फ एक नया नाम है। इससे पहले इस आतंकी गुट को नुसरा फ्रंट और जबहात अल नुसरा के नाम से जाना जाता रहा है। आतंकवादी संगठन HTS का मौजूदा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जूलानी ISIS और अल कायदा का कुख्यात आतंकी रहा है, लेकिन बाद में उसने HTS में शामिल होकर असद सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उबश्शिरुकुम इख्वानी अन इख्वानुकुम मुजाहिदून अल-थुवार क़द बदअू बिद्दुखूल इला मदीनति हमा लितطهير ذاك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما أسأل الله عز وجل أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة والحمد لله رب العالمين। लेबनान और गाजा में लड़ाई की वजह से ईरान भी काफी दबाव में है और सीरिया की सेना भी पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ी है। ईरान की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जो हथियार सप्लाई करती रही है उसका रास्ता सीरिया होते हुए जाता है। अगर ये सप्लाई लाइन कट जाती है तो सबसे बड़ा फायदा इजरायल को होगा। यही खामनेई का सबसे बड़ा खौफ कहा जा सकता है।